This video is brought to you by Alpine Academy. Subject Biology, Class 9th. SIN Textbook Board, Jamshoro. Biology for Class 9th and Metric. SIN Textbook Board, Jamshoro. Chapter 3 Classification of Living Organisms. Index. इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? Definition of classification, aims of classification, units of classification, binomial nomenclature, common scientific names and classification, and major groups of living organisms. Definition and aims of classification. Taxonomy is a branch of biology which deals with the description, identification, classification, and scientific naming of living organisms according to structural similarities and dissimilarities. यानी कि taxonomy जो कि एक ब्रांच है बायोलॉजी की, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस पहले भी देखी होंगी तो हम पहले भी चैप्टर में डिस्कस करा चुके हैं कि टैक्सोनॉमी एक बायोलॉजी की ब्रांच है और बायोलॉजी बेसिकली साइंस की ब्रांच है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? जिसमें हम पढ़ते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैसे डिवाइड किया जा सकता है, कि उनकी क्लासिफिकेशन क्या होती है और उनमें क्या क्या सेम चीजें हैं, उन हिसाब से उनको और साइंटिफिक नेम्स देकर उनको किस तरह से डिवाइड किया जाता है और डिफरेंट ग्रुप्स में डाला जाता है। इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। बेसिक एम ऑफ टैक्सोनॉमी अरेंज एंड क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो टैक्सोनॉमी का बेसिक एम होता है, यानी कि मकसद क्या है टैक्सोनॉमी का, उसमें ये किया जाता है कि जो जानदार होते हैं उनको किस तरह से अरेंज किया जाता है और उनको किस तरह से डिवाइड किया जाता है, ये सब टैक्सोनॉमी का मकसद होता है, यानी कि हम टैक्सोनॉमी के थ्रू ये कर सकते हैं। टेक्निकल डिस्क्रिप्शन मीन्स टू डिस्क्राइब अ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय यूजिंग साइंटिफिक टर्म्स, यानी कि टेक्निकल डिस्क्रिप्शन एक वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को, यानी कि एक जानदार को साइंटिफिक नेम्स देकर फिर डिफाइन किया जाए, इस पूरे को टेक्निकल डिस्क्रिप्शन कहते हैं। ये आपके बीसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आप ये टर्म याद कर लें। Basis of classification. Homologous structure is the main principle in grouping organisms. यानी कि जो homologous structure होता है बेसिकली वो organisms को डिवाइड करने में सबसे अहम किरदार अदा करता है। अब ये होता क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। Homologous structures are those which are similar because of their common origin. यानी कि homologous structures वो होते हैं जो कि आपस में एक जैसे होते हैं। क्यों एक जैसे होते हैं? क्योंकि वो एक जगह से पैदा हुए हुए होते हैं, यानी कि उनका ओरिजिन, यानी कि वो रिप्रोड्यूस जो है वो एक जगह से होते हैं। उन सारे ऑर्गेनिजम्स को हम होमोलोगस स्ट्रक्चर्स कहते हैं, और होमोलोगस स्ट्रक्चर जो है वो मेन प्रिंसिपल है क्लासिफिकेशन का। Classifying organisms on the basis of morphology is hard, so scientists match chemical substances which they contain. यानी कि organisms को classify करना उनकी मॉर्फोलॉजी पे, यानी कि वो बाहर से कैसे दिखते हैं, उनके बाल कैसे हैं, या आया उनका कलर कैसा है, या वो मतलब 4 पाँव पे चलते हैं या 2 पाँव पे चलते हैं, ये मॉर्फोलॉजी होगी। यानी कि इस बेसिस पे साइंटिस्ट के लिए मुश्किल हो गया था कि ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करें, इसलिए साइंटिस्ट ने दूसरा तरीका आजमाया कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हर जानदार में होते हैं, उनको आपस में मैच करके फिर साइंटिस्ट ने डिवाइड करने की कोशिश की लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जिसकी वजह से काफी आसानी पैदा हो गई। दिस इज हेल्पफुल इन क्लासिफाइंग बैक्टीरिया विच विल लुक ऑल सेम एंड हैव सेम सेलुलर स्ट्रक्चर। अच्छा, हम बैक्टीरिया की भी आगे चलकर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जब बैक्टीरिया का चैप्टर आएगा। तो बैक्टीरिया को डिवाइड करने में भी केमिकल सब्सटेंसेस को साइंटिस्ट ने आपस में मैच करके फिर बैक्टीरिया को डिवाइड किया था, वरना बाहर से तो बैक्टीरिया सारे एक जैसे थे। और जो बैक्टीरिया का सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जो सेल के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स वगैरह होते हैं वो भी काफी सेम होते हैं सारे, तो इस वजह से साइंटिस्ट को इजी हो गया केमिकल सब्सटेंसेस यूज करते हुए क्लासिफाई करना। मूविंग ऑन। Units of classification. The basic unit of biological classification is species, यानी कि जो मेन बेसिक यूनिट होता है टैक्सोनॉमी का या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, वो स्पीशीज होता है। जैसे कि एक इमारत की का बेसिक यूनिट क्या होता है? एक ईंट होती है, इसी तरह से स्पीशीज होता है टैक्सोनॉमी का। क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज आर ग्रुप्ड इनटू जेनरा, यानी कि जो एक जैसे स्पीशीज होते हैं वो आपस में मिलकर जेनरा बनाते हैं। बेसिकली स्पीशीज क्या होते हैं? स्पीशीज वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि कैपेबल होते हैं आपस में इंटरब्रीडिंग के या मेटिंग के। ठीक है। थर्ड पॉइंट,
सिमिलर जेनरा आर ग्रुप टुगेदर इनटू फैमिलीज, यानी कि जो एक जैसे जेनरा होते हैं वो आपस में मिलकर फैमिलीज बनाते हैं, फैमिलीज ऑर्डर्स बनाती हैं, ऑर्डर्स क्लासेस, क्लासेस फाइला या डिवीजन, और फिर उससे किंगडम बन जाता है। यहाँ पर मैंने ब्लू बॉक्स में छोटा सा लिखा हुआ है की पॉइंट KPCOFGS। इसको आप इस तरह से K फॉर किंगडम, P फॉर फाइला, C फॉर क्लासेस, O for orders, F for families, G for genera and S for species। ठीक है, तो इसको आप कैसे याद करेंगे? इसको आप की पॉइंट से ऐसे याद करेंगे, ये जो है आप अपने बुक के ऊपर या नोटबुक जो भी है आपके पास अभी, आप उसके ऊपर नोट करते हैं। किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड सूप। ठीक है, किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड सूप, ये आप कहीं लिख दें और इसको आप जब पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि कौन सा फर्स्ट आता है और फिर कौन सा मतलब लास्ट में आता है। और फाइला को हम डिवीजन भी कहते हैं, ये चीज जरूर याद रखिएगा। सब डिविजन और सब फाइलम बिटवीन फाइला एंड क्लास, समटाइम्स एंड इवन सब क्लास बिटवीन क्लास एंड ऑर्डर की। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ऑर्डर्स और यहाँ क्लासेस हैं, ऊपर आप देख सकते हैं सेकंड लास्ट पॉइंट में, इनके बीच में सब क्लासेस भी आ सकती हैं, और फैमिलीज और ऑर्डर्स के बीच में सब ऑर्डर भी आ सकता है। इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट सब मतलब सब वाला जो है ना वो आ सकता है। तो ये आपने जरूर याद रखना है। ये जब मैं 9th पढ़ रही थी तब मेरी ब्लैंक में आया था और मुझे ये बिल्कुल याद नहीं रहा। एक आया था कि सब क्लास ऑर्डर्स और क्लासेस के बीच में आता है या तो फिर क्लासेस और फाइला के बीच में आता है। तो मुझे याद नहीं था कि क्लासेस से पहले आएगा या क्लासेस से बाहर बाद में आएगा। तो ये चीज जरूर याद रखिएगा कि ऑर्डर्स और क्लासेस के बीच में सब क्लासेस आएगा, यानी कि क्लासेस से पहले सब क्लासेस आएगा, इसी तरह से ऑर्डर्स से पहले सब ऑर्डर्स आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया है ताकि आपका एक पूरा रिवीजन हो जाए। Binomial nomenclature. C. Linnaeus adopted binomial nomenclature system for naming organisms. अच्छा, binomial nomenclature का मतलब क्या होता है कि नेम्स देना, नेमिंग करना ऑर्गेनिजम्स की, और ये सबसे पहले सी लिनाइयस ने की थी। He gave each species a scientific name comprising of two words. This is known as binomial nomenclature. अच्छा, जो सी लिनाइयस था उसने हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम दिया, और हर साइंटिफिक नेम दो वर्ड्स पे मुश्तमिल था, और इसको हम कहते हैं बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर, यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देना और हर साइंटिफिक नेम दो वर्ड्स पे से बना हुआ हो। First name refers to the genus and is called generic name, starts with capital letter। यानी कि जो दो वर्ड्स हर स्पीशी को जो साइंटिस्ट ने दो वर्ड्स दिए हुए हैं उनका जो फर्स्ट वर्ड होता है उसको हम जीनस कहते हैं, और वो जेनेरिक नेम कहलाता है, और वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। ये मैं एग्जांपल दूंगी, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एंड द सेकंड वर्ड रेफर्स टू स्पीशीज स्टार्ट्स विद स्मॉल लेटर, यानी कि जो दूसरा वर्ड होता है उन दो वर्ड्स में से जो सेकंड वर्ड होता है वो स्पीशीज को रेफर करता है। पहला वर्ड जेनस को कर रहा था और ये स्पीशीज को करता है, और जो स्पीशीज या होती है या जो सेकंड वर्ड होता है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। Scientific name for mustard is Brassica campestris, for frog is Rana tigrina, and for human is Homo sapiens। यानी कि जो साइंटिफिक नेम होता है ब्रासिका का वो होता है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। इसमें जो ब्रासिका है वो जीनस है और कैम्पेस्ट्रिस स्पीशीज है। ब्रासिका का बी कैपिटल है क्योंकि ये जीनस है, और कैम्पेस्ट्रिस स्पीशीज है इसलिए सी इसका स्मॉल है। और फ्रॉग का राना टिग्रीना और ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या होता है? होमो सैपियंस। अच्छा, एक और बात कि जितने भी साइंटिफिक नेम्स होते हैं वो इटालियन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, यानी कि थोड़े से टेढ़े, जैसे कि राना टिग्रीना और ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस लिखा हुआ है, या तो फिर हर वर्ड अंडरलाइन होता है जैसे मैंने होमियो सैपियंस पे किया है। दोनों चीजें नहीं होती, यानी कि इटालियन और अंडरलाइन दोनों नहीं होता। अगर कोई भी वर्ड साइंटिफिक नेम्ड है तो वो इटालियन लैंग्वेज में लिखा हुआ होगा या तो फिर अंडरलाइंड होगा। ठीक है, कॉमन साइंटिफिक नेम्स एंड क्लासिफिकेशन। कॉमन नेम और मस्टर्ड का हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, किंगडम, मस्टर्ड का क्या होता है, कौन सा किंगडम होता है? किंगडम प्लांटी। फाइला होता है ट्रैक्योफाइटा, क्लास होती है डायकोटिलेडोन, ऑर्डर होता है कैपरल्स, फैमिली होती है ब्रासिकाशी,
जीनस होता है ब्रासिका, स्पीशीज होती है कैम्पेस्ट्रिस और साइंटिफिक नेम है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। अच्छा, इसमें आपने ये चीजें याद रखनी है कि ये कौन सा किंगडम से बिलोंग करता है और उसके अलावा उसकी जीनस, स्पीशीज और साइंटिफिक नेम क्या है। ठीक है। कॉमन नेम और मैन की क्लासिफिकेशन। ठीक है। किंगडम एनिमेलिया, फाइला और डिवीजन कॉर्डेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेट, फैमिली होमिनिडा, genus Homo, species Sapiens and scientific name is Homo sapiens। इसी में भी आपको यही चीजें याद रखनी है। Common name of frog and its classification। Kingdom Animalia, phyla or division Chordata, class Amphibia, order Salienta, family Ranida, genus Rana, species Tigrina and scientific name is Rana tigrina। Major groups of living organisms। Two kingdom टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी कि 2 किंगडम से 5 किंगडम की क्लासिफिकेशन तक कैसे पूरा स्टार्ट हुआ। Previously, on the basis of cell wall and chlorophyll, organisms were classified into 2 kingdoms, namely plant kingdom and animal kingdom। यानी कि पहले सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल और क्लोरोफिल की बेसिस पे, यानी कि जिन ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल और क्लोरोफिल मौजूद था उनको प्लांट किंगडम में डाल दिया था, और जिनमें ये दोनों चीजें प्रेजेंट नहीं थी उनको एनिमल किंगडम में डाल दिया था। But a lot of plants and animals did not fit clearly into these two kingdoms। यानी कि बहुत सारे ऐसे जानदार मतलब ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स थे जो कि इन दोनों किंगडम्स की प्रॉपर्टीज से मैच नहीं करते थे। रॉबर्ट एच विटेकर suggested a new system of classifying living organisms। यानी कि जो रॉबर्ट एच विटेकर था उसने एक न्यू सिस्टम दिया कि ये 2 किंगडम्स नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए, और वो क्या थे अब हम आगे पढ़ेंगे। Robert H. Whittaker suggested a new system of classifying living organisms। According to this new system, there are 5 kingdoms। यानी कि रॉबर्ट एच विटेकर ने एक न्यू सिस्टम दिया लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने का, और उसके मुताबिक 5 किंगडम्स थे। किंगडम मोनेरा, प्रोकैरियोट्स which feed by a variety of different methods। यानी कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो कि डिफरेंट तरीकों से खाना खाते हैं, वो सारे के सारे जितने भी प्रोकैरियोट्स थे वो सब किंगडम मोनेरा में डाल दिए थे रॉबर्ट एच विटेकर ने। किंगडम प्रोटिस्टा, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स which feed by a variety of different methods। यानी कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, जिनके यूकैरियोट्स कौन से होते हैं जिनके न्यूक्लियस के अराउंड प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और जो कि एक सेल से बने हुए हो, यूनिसेलुलर हो, वो सारे के सारे किंगडम प्रोटिस्टा में आ जाते हैं। किंगडम फंजाई, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स which feed heterotrophically by absorption। यानी कि मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स यानी कि बहुत सारे सेल से बने हुए यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना खाना खुद ना बनाते हो, दूसरों से लेते हो, और वो आप लेते कैसे हो, एब्जॉर्प्शन के थ्रू, यानी कि जस्ट करके। किंगडम प्लांटी, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स which feed photosynthetically। यानी कि जो कि एक सेल से ज्यादा से बने हुए हो ऑर्गेनिजम्स, और ये भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेटिकली अपना खाना लेते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू लेते हैं। किंगडम एनिमेलिया, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स which feed heterotrophically by ingestion। यानी कि जो कि एक सेल से ज्यादा बने हुए ऑर्गेनिजम्स, वो ऑर्गेनिजम्स जो कि वो वाले ऑर्गेनिज्म जो कि मल्टीसेलुलर हो और वो अपना खाना दूसरों से हासिल करते हो, लेकिन किस तरह से, इंजेस्ट करके। यानी कि फंजाई में कौन से आगे, एब्जॉर्प्शन आगे, कौन से जो ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्ब करके खाना लेते हैं, किंगडम प्लांटी में फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और किंगडम एनिमलिया में इंजेक्शन के थ्रू। विटेकर स्कीम हैड 2 मेजर ड्रॉबैक्स। यानी कि जो विटेकर ने 5 किंगडम जो हमने अभी पढ़े उसके 2 जो है वो फ्लॉप थे। 2 मेन पॉइंट्स की वजह से ये सारी जो 5 किंगडम की क्लासिफिकेशन थी वो फ्लॉप हो गई। कौन से थे वो? किंगडम प्रोटिस्टा which contains all unicellular organisms including those that formerly had been regarded as plants and animals। यानी ये किंगडम प्रोटिस्टा में उसने सारे के सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स डाल दिए थे जो कि पहले एनिमल्स और प्लांट्स में डिवाइडेड थे। ठीक है, तो मतलब ये थोड़ा वो मिसअंडरस्टैंडिंग ला रहा था कि उसने कैसे सारे के सारे एक ही किंगडम में डाल दिए जो कि प्रीवियसली 2 में डिवाइडेड थे। It meant putting algae in 2 separate kingdoms, the protista and plant kingdom। यानी कि जो इसकी क्लासिफिकेशन थी उसमें इसने क्या किया कि जो एल्जी थे उनको 2 अलग अलग किंगडम्स में डाल दिया। एल्जी का तो ओरिजिन सेम होता है तो उनको बेसिकली एक किंगडम में होना चाहिए, लेकिन उसने एल्जी को 2 सेपरेट किंगडम्स में डाल दिया, प्रोटिस्टा में भी और प्लांट किंगडम में भी।
तो ये भी लोगों के माइंड में वो ला रहा था, प्रॉब्लम्स ला रहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग्स ला रहा था कि ये शायद कहीं गलत है. This led two other biologists, Margulis and Schwartz, to put a modification in Whittaker's scheme. According to them, there are 5 kingdoms of classification which are, यानी कि जो मार्गुलस और शिवाच थे, उन्होंने विटेकर्स के 5 किंगडम को ही सिर्फ थोड़ी सी मॉडिफिकेशन लाई उन्होंने विटेकर्स की 5 जो किंगडम वाली स्कीम थी उसमें, और उसको फर्दर डिफाइन ऐसे किया. अब हम आगे पढ़ेंगे. Kingdom Prokaryota. It includes all the prokaryotes, for example, bacteria and cyanobacteria, etc. यानी कि जितने भी prokaryotes थे, वो सारे के सारे kingdom prokaryote में आ जाते हैं. ठीक है, ये मार्गुलस और शिवार्ट्स की क्लासिफिकेशन है और ये आज तक चल रही है. Kingdom Protoctista. It includes all the living organisms which are no longer classified as animals, plants, or fungi. For example, Euglena, Paramecium, Calamadomonas, yeast, and etc. यानी कि इसमें किंगडम प्रोटक्टिस्टा में वो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जो कि 4 जो है किंगडम्स उनमें नहीं आते. जैसे कि जो किंगडम प्रोकैरियोटा है, फर्स्ट पे, थर्ड पे किंगडम फंजाई, फोर्थ पे किंगडम प्लांटी, फिफ्थ पे किंगडम एनिमिलिया. वो ऑर्गेनिजम्स जो इन चारों में नहीं आते, वो सारे के सारे किंगडम प्रोटक्टिस्टा में आ जाते हैं. यूग्लिना, पैरामीशियम, कैलामेडोमोनास, यीस्ट और इनके अलावा ऐसे और भी जानदार जो कि ये सारे के सारे प्रोटक्टिस्टा में आ जाते हैं. Kingdom Fungi. It includes non-chlorophyllous, multicellular, eukaryotic organisms having cell wall. For example, agaricus. यानी कि वो जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता और जो एक सेल से ज्यादा सेल से बने हुए होते हैं, और वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि उनके सेल के न्यूक्लियस के अराउंड प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और प्रॉपर उनके पास सेल वॉल होती है. वो सारे ऑर्गेनिजम्स किंगडम फंजाई में आ जाते हैं. Kingdom Plantae. It includes all the chlorophyllous multicellular eukaryotic organisms having cell wall and embryonic development, e.g. apple, sunflower, etc. यानी कि इन जो किंगडम प्लांटी है उसमें कौन से ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जो कि क्लोरोफिलस हो, मल्टी सेल्यूलर हो, यानी कि एक सेल से ज्यादा से बने हुए हो, यूकैरियोटिक हो जिनके न्यूक्लियस के अराउंड प्रॉपर सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, और जिनके पास सेल वॉल हो. और जो डेवलपमेंट कैसे करते हो, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो यानी कि एम्ब्रियो बनता हो, उससे पहले जाइगोट बनता हो. इस तरह से ऑर्गेनिज्म की जो डेवलपमेंट होती है वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो किंगडम प्लांटी में आ जाते हैं. बेसिकली फंजाई और प्लांटी में मेन डिफरेंस ये है कि फंजाई में नॉन क्लोरोफिलस ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं और किंगडम प्लांटी में क्लोरोफिलस. Kingdom Animalia. It includes all the non-chlorophyllous multicellular eukaryotic organisms having no cell wall. यानी कि किंगडम एनिमेलिया में वो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता और वो मल्टीसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं और इनके पास सेल वॉल भी नहीं होती. जो क्लोरोफिलस ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमेशा फोटोसिंथेसिस करते हैं और हमें पता है कि एनिमल फोटोसिंथेसिस नहीं करते. इस तरह से आप इसकी ये प्रॉपर्टी याद कर सकते हैं कि ये नॉन क्लोरोफिलस होते हैं. इसके अलावा मल्टीसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं और इनकी सेल वॉल नहीं होती क्योंकि सेल वॉल सिर्फ प्लांट में पाई जाती है और ये फंजाई में भी. फंजाई भी प्लांट का एक टाइप है. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा, अर्थवॉर्म, मैन, ये सारे किंगडम एनिमेलिया में आ जाते हैं. आई होप आप लोग को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे आप लोगों के, और कुछ ना समझ आया हो तो प्लीज डू कॉन्टेक्ट अस. थैंक यू. आपको कोई भी क्वेश्चंस हो इस चैप्टर से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग इस ईमेल पे मैसेज कर सकते हैं हमें, या इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या तो फिर नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप मैसेज छोड़ दें, हम ज़रूर जवाब देंगे. थैंक यू.